गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 31 जनवरी और आज के इस सेशन में 31 जनवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। कौन सा देश महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी एच मेडल पेश करेगा? न्यूजीलैंड, भारत, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो डिस्कस करेंगे आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनसीसी के 75 सफल वर्षों को चिन्हित करने के लिए कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो सिक्का है ये 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। जारी किसने किया है? तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे जारी किया गया है। डिस्कस करेंगे इसी से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। करियप्पा मैदान नई दिल्ली में 75 वर्ष के उपलक्ष्य में एनसीसी रैली का आयोजन किया गया। करियप्पा मैदान कहाँ पर है? तो ये आता है दिल्ली में। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनसीसी के 75 सफल वर्षों के उपलक्ष्य में 75 रुपये मूल वर्ग का विशेष रूप से ढाला हुआ सिक्का जारी किया है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है एनसीसी के बारे में जानना। तो एनसीसी की फुल फॉर्म आप सभी याद रखेंगे, राष्ट्रीय कैडेट कोर। ये आपसे पूछी जा सकती है। वहीं बात की जाए एनसीसी के गठन की, तो 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत एच.एन. कुंजरू समिति 1946 की सिफारिश पर किया गया था। पूछा जा सकता है कि जो एच.एन. कुंजरू समिति है इसका संबंध किससे है? तो ये आपको याद रखना है, ये एनसीसी से संबंधित है। एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। आई होप आप सभी जानते होंगे। यह एक त्रिसेवा संगठन है जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है, जो युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिक बनाने में लगा हुआ है। एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। रक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी से संबंधित है और शिक्षा मंत्रालय सभी राज्यों में एनसीसी से संबंधित है। देखिए, अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूछ ले तो रक्षा मंत्रालय याद रखेंगे, राज्यों के स्तर पर पूछे तो याद रखना है शिक्षा मंत्रालय। अब आप मुझे बताइए कमेंट्स करके कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? एनसीसी का जो मुख्यालय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपका नई दिल्ली में आता है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। तो ये एनसीसी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आप सभी को याद रखने हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर वहाँ से ओपन नहीं होता है तो आप एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस लिख के टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। अगला सवाल है कि खबरों में रही ओडेसा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है? तो देखिए, ये ओडेसा पोर्ट सिटी जो है ये यूक्रेन में है। पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है? तो ये यूक्रेन में आती है फ्रेंड्स। और इस सिटी के बारे में आपको एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। काला सागर का मोती किसे कहा जाता है? तो काला सागर का मोती ओडेसा पोर्ट को ही कहते हैं और ये कहाँ पर आता है? यूक्रेन में। अब ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यूनेस्को द्वारा एक लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे नामित किया गया है। तो क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है कि ये कहाँ पर स्थित है? तो ये यूक्रेन में आता है। डिस्कस कर लेते हैं यूनेस्को से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक ऑद्रे अजोले हैं और विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को।
वहीं बात की जाए यूक्रेन की, तो मैप में आप सभी यूक्रेन की लोकेशन देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच इस समय काफ़ी युद्ध चल रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, मुद्रा यूक्रेनियाई रिवन्या है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। तो ये 3 पॉइंट तो आपको अच्छे से रट लेने हैं यूक्रेन के बारे में। साथ ही में यही 3 पॉइंट आपको रसिया के बारे में याद रखने हैं। रसिया की राजधानी क्या है, रसिया की मुद्रा क्या है और रसिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है। अगला सवाल है कि स्वेल टेल तितली की उपस्थिति में भारत में पहली बार कहाँ दर्ज की गई है। तो फ्रेंड्स, ये एक लुप्त प्राय तितली है जिसे भारत में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। अब नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आता है, तो ये आता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखेंगे, ये तितली जो खोजी गई है ये आपसे पूछी जा सकती है। किस नेशनल पार्क में इसे खोजा गया है, नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में से 3 जगह 3 स्थानों पर देखा गया है। वहीं बात की जाए इस तितली की, तो नोबल हेलन थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में पाई जाती है। तितलियों को जैव विविधता और प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में भी जाना जाता है, इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। आगे डिस्कस करेंगे, आप सभी को याद होगा क्लास में डिस्कस किया था कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 13 नवंबर 2021 को केसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है। ये आपको याद रखना है अच्छे से, केसर ए हिंद के रूप में राज्य तितली को मंजूरी किस राज्य सरकार द्वारा दी गई, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। पिक में आप सभी इस तितली को देख सकते हैं। वहीं बात की जाए खोज लेटेस्ट करंट अफेयर में, तो वाइट टेपेट रॉयल बटरफ्लाई कहाँ खोजी गई, तो ये केरल के कुन्नूर में खोजी गई थी, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट याद रखेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की थी, तो ये बिहार में खोजे गए हैं। और बिहार में कहाँ पर, तो आपको याद रखना है पटना के करीब। अगला सवाल है कि पहला आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है। तो आई होप ये पॉइंट आप सभी को अब तक याद हो गया होगा और ये जीत लिया है भारत ने। भारत ने किसे हराया है, तो भारत ने हरा दिया है इंग्लैंड को। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी, पहली बार भारतीय महिला टीम ने आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट जीतने में सफल रही है। अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा जो रन है वो भारतीय खिलाड़ी श्वेता शेरावत ने बनाए हैं। अब ये नाम आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वेता शेरावत का संबंध किस खेल से है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे क्रिकेट से संबंधित है। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में मैगी क्लार्क टॉप पर रही हैं और इनका संबंध भी किससे है, क्रिकेट से। ठीक है, तो ये 2 नाम आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। आयोजन कहाँ पर किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका से याद होगा आप सभी को चीतों को लेकर समझौता हुआ है और भी चीते भारत लाए जाएंगे। आयोजन 14 जनवरी 2023 से 29 जनवरी तक चला। प्रतिभागी जो टीमें थी वो 16 टीमें थी। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच तितास साधु को मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ग्रेस स्क्रीवेंस जो कि इंग्लैंड की कप्तान है। और भारत की कप्तान इस खेल में कौन थी, सैफाली वर्मा। ये नाम अच्छे से रट लेंगे आप सभी। पूछा जा सकता है कि सैफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से। भारतीय अंडर 19 जो महिला टी20 विश्व कप जीता था उसमें भारत की कप्तान कौन थी, सैफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया युवा खेल 2022 के 5वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का आयोजन हो रहा है मध्य प्रदेश में। इससे पहले कहाँ पर हुए थे, तो इससे पहले हुए थे हरियाणा में, जिसमें हरियाणा विजेता रहा था और महाराष्ट्र उप विजेता रहा था। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो 30 जनवरी को इनकी शुरुआत हो चुकी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के जो मंत्री हैं वर्तमान में कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर हैं। साथ ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया है।
अब आप मुझे इस पिक के माध्यम से बताएंगे कमेंट्स करके कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, इसका शुभंकर क्या है। शुभंकर को आप सभी पिक में देख सकते हैं, इसका नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। खेलो इंडिया की जो मेजबानी है मध्य प्रदेश 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक करेगा। पहली बार पानी के खेल अर्थात कायांकिंग, कैनोइंग, कैनो सलाम और फेसिंग खेलो इंडिया गेम्स में शामिल किए गए हैं। इसका जो आयोजन है वो 8 अलग अलग शहरों में होगा मध्य प्रदेश में। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट में ये आयोजित किए जाएंगे। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 4 से 13 जून 2022 तक पंचकूला यानी कि हरियाणा में ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। ये स्टेडियम याद रखेंगे कहाँ पर है, तो ये आता है आपका हरियाणा में। आगे डिस्कस कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स विजेताओं की सूची। तो देखिए 2018 में मेजबानी की थी नई दिल्ली ने और विजेता रहा था हरियाणा, उप विजेता रहा महाराष्ट्र। 2019 में पुणे में हुए थे, महाराष्ट्र विजेता रहा और उप विजेता रहा हरियाणा। 2020 में गुवाहाटी में आयोजन किया गया, विजेता महाराष्ट्र था और उप विजेता रहा था हरियाणा। 2021 के जो थे ये पंचकूला में हुए हैं, महाराष्ट्र इसमें जो 2021 में जो पंचकूला में हुए थे, इसमें जो हरियाणा आपका विजेता रहा है फ्रेंड्स, है ना, याद रखेंगे, और महाराष्ट्र उप विजेता रहा है। अगला सवाल है कि G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की जो बैठक है ये कहाँ शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स इस बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है। कहाँ पर हो रही है? चंडीगढ़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 की जो अध्यक्षता है 2023 में वो भारत कर रहा है और भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में G20 की बैठक आयोजित की जाएंगी। तो एक एक बैठक आप सभी को अच्छे से याद करनी है। वैसे तो करंट अफेयर की क्लास में डेली आपको बताते ही चलेंगे अगर इनसे जुड़ा क्वेश्चन आता है। 30 जनवरी को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया। इसी बैठक के दौरान सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज अवसर और चुनौतियां शीर्षक पर एक आयोजन भी किया गया। G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की जो पहली बैठक है ये आप अच्छे से याद कर लेंगे, ये बेंगलोर कर्नाटक में होगी पहली बैठक। अगला सवाल है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है। तो फ्रेंड्स ये खिताब जर्मनी ने जीत लिया है। जर्मनी ने किसे हराकर यह खिताब जीता है? तो बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित। तो जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब 2023 जीत लिया है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा में आता है और यहीं पर फाइनल खेला गया। इसी के साथ जर्मनी 3 बार विश्व कप जीत चुका है। इससे पहले 2002 में जर्मनी ने जीता था और इसके बाद दूसरा जो खिताब है वो 2006 में जर्मनी ने जीता था। अब जर्मनी के 3 प्लेयर के नाम आपको याद रखने हैं जो सुर्खियों में रहे। क्वेश्चन बन सकता है कि निकलास बेलन, गोंजालो पेइलाट और मैट्स ग्रैम बुश, इनका संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये तीनों ही खिलाड़ी हॉकी से संबंधित हैं। खासकर जो जर्मनी के कप्तान थे वो आपको याद रखने हैं। जर्मनी ने इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की बराबरी करते हुए अपने विश्व खिताब की संख्या को 3 तक पहुंचा दिया है। फ्रेंड्स याद होगा आप सभी को कि पुरुष हॉकी विश्व कप में सर्वाधिक खिताब जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज है, जिसने 4 बार यह खिताब अपने नाम किया है। उपविजेता इसका बेल्जियम रहा है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे स्थान पर नीदरलैंड रहा है। आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। 15वां यह संस्करण था, इसका शुभंकर था ओली को आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी कर दिया है?
तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो सिंधु जल समझौता है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है और भारत ने हाल ही में संशोधन को लेकर पाकिस्तान को एक नोटिस जारी कर दिया है। आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर मामला क्या है। तो देखिए, दुनिया की सबसे उदार संधि कही जाने वाली सिंधु जल संधि में एक संशोधन को लेकर भारत सरकार ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सरकार ने कहा है कि पाक की कार्रवाइयों ने सिंधु संधि के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसी वजह से भारत को नोटिस जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह नोटिस जम्मू कश्मीर में भारत की दो पनबिजली संयंत्रों, याद रखेंगे, किशनगंगा और रातेले। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि जो किशनगंगा है ये किस नदी पर बनाई जा रही है और रातेले किस नदी पर बन रही है, और इसी को लेकर भारत सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है पाकिस्तान को। अब बात कर लेते हैं सिंधु जल समझौते के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो दो देशों के बीच है भारत पाकिस्तान, कब हुआ था? 1960 में। 6 नदियों को लेकर समझौता हुआ था, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। 19 सितंबर 1960 को किसकी मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसमें जो मध्यस्थता की भूमिका है वो वर्ल्ड बैंक ने निभाई थी और ये एग्जाम में पूछा गया है। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की तीन पूर्वी नदियां कौन कौन सी है? रावी, सतलज और ब्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया। तीन पश्चिमी नदियां जिनमें झेलम, चिनाब और सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, तो ये जो तीन नदियां हैं इनका जो जल है 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान। बाकी जो तीन पश्चिमी नदियां हैं इनका 80% पाकिस्तान करेगा और 20% भारत यूज करेगा। तो ये इसी प्रकार से समझौता किया गया था, जैसा कि आप सभी मैप के माध्यम से इसे भी समझ सकते हैं। सिंधु नदी जो है ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो लद्दाख में एक जगह है जिसे हम कहते हैं लेह, ये आपको याद रखना है, और यहीं पर बहती है भारत में सिंधु नदी। इसके बाद ये पीओके यानी कि जो पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है यहाँ पर प्रवेश कर जाती है। तो याद रखेंगे ये लेह लद्दाख में बहती है ना। निकलती कहाँ से है? तो इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर से होता है और प्रमुख नदियां इसकी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि हाल ही में आरपीएसएफ कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से किसने सम्मानित किया है? तो ये जो पुरस्कार है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। डिस्कस कर लेते हैं पुरस्कार विजेताओं के बारे में। तो 3 विजेताओं को यह दिया गया है, जयपाल सिंह, सुरेंद्र कुमार और भूदा राम सैनी। वहीं बात की जाए इस पुरस्कार की तो जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में सराहनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, अर्थात सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। कोई भी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अगला सवाल है कि चीन के बाद T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो दुनिया का दूसरा देश बन गया है चाइना के बाद भारत। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो चीन के बाद भारत शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में? तो T+ सेटलमेंट आखिर है क्या? तो देखिए, T+1 सेटलमेंट लागू होने के बाद शेयरों की खरीद बिक्री से आने वाले पैसे या शेयर निवेशकों के डीमेट अकाउंट में 24 घंटे के भीतर दिखाई देने लगेंगे। ये इसका फायदा है। शेयर बाजार में अभी तक जो सिस्टम चल रहा था उसे T+2 सेटलमेंट कहते हैं, यानी किसी निवेशक ने आज किसी शेयर की खरीद की तो वह शेयर अगले 48 घंटों में उसके डीमेट अकाउंट में दिखाई देते थे। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने इस मेडल की घोषणा की है, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रसिया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति एच जे कानिया।
सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का जो निर्माण है ये किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसे विश्व का कॉफी बंदरगाह कहते हैं? तो याद रखेंगे सेंटोस को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्र बड़ताई ने। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। कल के सेशन में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनके आंसर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो इस फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्पर। कौन सा देश मंगल ग्रह के अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा। निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो इनका नाम आपको याद रखना है चित्तरंजन दास। 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 1774 में जो डाकघर की स्थापना की गई थी वो वॉरेन हेस्टिंग जी के द्वारा की गई थी। अब डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कप्तान सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ पर हुआ था? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।